हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। तो इस बार हम इस टॉपिक में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जान रहे हैं कि इससे पहले हम जब डाइजेशन में पढ़े थे कि न्यूट्रिशन जो हम लोग लेते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसका फाइनल डाइजेशन हो जाता है, तो उसके बाद ज़रूरत पड़ता है हमें उन सारे न्यूट्रिएंट्स को, उन सारे सिंप्लीफाइड न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी में यूज़ करना। तो वो जो यूजिंग है या एनर्जी जो हम डिराइव करते हैं उन सारे न्यूट्रिएंट से, तो वो डिफरेंट ऑर्गेन्स जो है वो डिफरेंट वेज से उसको डिराइव करते हैं। जैसे जो पाथवेज है एनर्जी ड्राइव करने का, वो या तो ऑक्सीजन बेस्ड हो सकता है या नॉन ऑक्सीजन बेस्ड हो सकता है। ऑक्सीजन बेस्ड जो भी डेरिवेशन होगा एनर्जी का, वहाँ पे ग्लूकोज जो है कम्प्लीटली CO2 वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो नॉन ऑक्सीजन बेस्ड होता है उसमें बहुत ही लो अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होता है और साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो इन दोनों पाथवेज के अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के की पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, इसलिए इसका नाम एरोबिक भी पड़ा है। दूसरा, ये जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा इस प्रोसेस में वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्पिरेशन प्रोसेस। और लास्ट की पॉइंट हमें याद रखना है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ साथ बहुत सारा एनर्जी रिलीज़ होता है। एंड द सेकेंड इज़ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है उसमें ऑक्सीजन कम्प्लीटली एब्सेंट हो सकता है या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का कमी हो सकता है, जिस कारण से एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो पाता है। तो जब कंप्लीट एब्सेंस होगा तो वहाँ पे भी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है, या जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, जैसे उसका एग्जांपल है हमारा मसल्स में जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो अचानक से बॉडी में जो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता है और वो सप्लाई नहीं हो पाता है, तो उस केस में लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो होता है, जिस कारण से हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और जब कंप्लीट एब्सेंस होगा ऑक्सीजन का, जैसे कि ईस्ट में, तो उस केस में इथेनॉल, जिसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, उसका प्रोडक्शन होता है और बहुत ही मिनिमम अमाउंट में एनर्जी जो है वो जनरेट होता है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर अगर हम इन सारे रेस्पिरेशंस को में अगर कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर अगर हम लोग को याद रखना है, तो वो ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमेशा ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे C6H12O6, तो वो जो C6 है यानी कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो फर्स्ट स्टेप में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। और ये जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, यहाँ इसका इसमें कोई ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, चाहे एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, ये साइटोप्लाज्म में होता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। अगर पायरुवेट का कन्वर्जन जो है वो इथेनॉल में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में, इन ईस्ट में जब ये कन्वर्जन होता है तो उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। और आप जानते हैं फर्मेंटेशन का यूज़ कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता भी है कि फर्मेंटेशन का यूज़ कहाँ होता है, तो आप लोग जानते ही है बेकरी इंडस्ट्री में जो होता है, ठीक है, ब्रेड वगैरह बनने में। अगर हम सारे पाथवेज को अगर एक समराइज फॉर्म में देखें तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है। उसके बाद 3 पाथवे आपको दिखाया गया है, जिसमें पहला है जो ईस्ट सेल में होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होता है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ यानी हमारे मसल्स में, तो लैक्टिक एसिड जनरेट होगा और कुछ एनर्जी बनेगा। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारे बॉडी में तो उसी कारण से मसल क्रैम्प्स होते हैं। एंड लास्ट, अगर फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया में अगर पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट के साथ होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ होता है, जहाँ कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट, और लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होता है। तो ये था समराइज। अब हम बात करते हैं एनर्जी करेंसी का, यानी जिसको हम ATP भी कहते हैं। ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये क्या है, ट्राईफॉस्फेट, यानी कि इसमें 3 फॉस्फेट लगे होते हैं। इसको एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि
हम हमारे बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है आफ्टर रेस्पिरेशन, हम उस एनर्जी को डायरेक्ट रॉ फॉर्म में नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारा बॉडी वैसा नहीं बना है, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले उसको एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि एटीपी के फॉर्म में ही हम एनर्जी को यूटिलाइज कर पाते हैं। ये हमारे लिए एक तरह से फ्यूल की तरह काम करता है। एटीपी इज़ द फ्यूल फॉर आवर ऑल एक्टिविटीज़ इन द बॉडी। एटीपी इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो रिलीज़ होगा सेलुलर रेस्पिरेशन के समय, वो इमिडिएटली चला जाता है एटीपी बनाने में। जब तक एटीपी नहीं बनेगा, एनर्जी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम कोई दुकान में जाएं, रुई या पर इंक ये सब लेकर के जाएं, तो दुकान वाला हमें कोई सामान नहीं देगा। लेकिन अगर उन्हीं सब चीज़ों से जो रुपीज़ यानी हमारा जो करेंसी है, अगर वो बन जाए तो फिर वो हमें सामान देगा। तो उसी तरह डायरेक्ट रॉ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी में, हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते जब तक वो एटीपी में कन्वर्ट नहीं होगा। एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एक मॉलिक्यूल जो एडीपी होता है, यहाँ डी का मतलब डाई है, तो एडीपी का मतलब क्या हो गया, फुल फॉर्म एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट। जब इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन करता है विद द यूज़ ऑफ रॉ एनर्जी जो रेस्पिरेशन के समय बना है, तब फिर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जब एक मॉलिक्यूल एटीपी ब्रेक डाउन होगा वाटर के प्रेजेंस में, तो 30.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होता है। अगला पॉइंट आप ध्यान दे सकते हैं कि इससे पहले मैंने बताया कि एरोबिक में बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होता है, लेकिन एनएरोबिक में कम होता है। तो उस हाई और लो का मतलब यहाँ पे क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी जनरेट होता है एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, जबकि एनएरोबिक में 2 ही एटीपी हो पाता है। तो आप यहाँ कंपैरिजन देख सकते हैं कि कितना हाई और लो का डिफरेंस हो गया है। अगर हम एटीपी के यूज़ का बात करें, तो एटीपी जो है वो सेल में जो मसल्स है उसके कॉन्ट्रैक्शन में, प्रोटीन सिंथेसिस में, जो नर्व इम्पल्स होता है जिस कारण से हमारा बॉडी एक दूसरे आउटर इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट कर पाता है, और अदर एक्टिविटीज़ है, ये सब में एटीपी का यूज़ होता है। और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का ट्रैवलिंग होते रहता है हमारे बॉडी में, कंडक्शन होते रहता है, तो वो सब में एटीपी हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, ये था रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो पार्ट 1 हमने बनाई है, एक तरह से इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन हुआ। इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।